Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is the lecture number 2 of Cell Biology. I hope कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख लिया होगा एंड उसे समझा भी होगा। लेक्चर 1 में हमने सेल बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इनसाइड द सेल, इसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स जो दिए गए थे फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी समझेंगे एंड इसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे ही सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। जो सेल के चारों तरफ आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो सेल को बाउंड करके रखती है, उसे ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए, ये इनर साइड है सेल का एंड ये आउटर साइड है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है जो सेल के अंदर के पार्ट को, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमारे घर का। हमारे घर की जो बाउंड्री है वो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करके रखती है। ठीक है, एंड उसे प्रोटेक्ट भी करके रखती है। सिमिलरली सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन ये काम कर रही होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है, दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर। J.Q. फ्लोवर ने प्लाज्मा लेमा टर्म दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, कुछ पर्टिकुलर आयन्स ही हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन, कोई भी प्रोटीन पास ऑन हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है जिन्हें कि उसके थ्रू पास हो सके। लेक्चर 1 में भी हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रेगुलेट कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट है आयन्स का, मॉलिक्यूल्स का इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, ये काम कौन कर रहा है रेगुलेशन का? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये या तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो सकता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जब डिफ्यूज़न के थ्रू होगा तो उसमें कोई भी अलग से मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है कि वो चैनल मीडिएटेड वे में वर्क करे या फिर वो कैरियर मीडिएटेड वे में वर्क करे। इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये सेल है, ये सेल का अंदर का साइड है जिसे हम इनर साइड भी बोल सकते हैं, इंटरनल साइड भी बोल सकते हैं, इंट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं, इंट्रा सेलुलर साइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ही हम साइटोसोलिक साइड भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे हम आउटर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं, या फिर नॉन साइटोसोलिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर से क्या कर रही है? सेपरेट करके रख रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है जो इन दोनों को अलग करके रख रही है। ठीक है, तो ये बैरियर की तरह काम कर रही है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है आउटसाइड ऑफ द सेल एंड निगेटिवली चार्ज होता है इनसाइड ऑफ द सेल। देखिए, ये सेल है,
एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, एंड अंदर के साइड होता है निगेटिव चार्ज। ये पूरे में प्रेजेंट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेशियम आयन है उसका कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बहुत ज़्यादा होता है, एंड बाहर की तरफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। नाउ हम लोग बोलेंगे कि पोटेशियम तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो अंदर के साइड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और बाहर निगेटिव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि बाहर के साइड सोडियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये जो पॉजिटिवली कैरिंग आयंस हैं, ये ओवरऑल बेसिस में देखेंगे तो ऑल्दो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, पर अंदर के साइड सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत कम है, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत कम है, एंड कैल्शियम का कंसंट्रेशन भी बहुत कम है। तो ऑल्दो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, पर ओवरऑल बेसिस में देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बाहर का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। तो बाहर क्या है? मोर पॉजिटिव, आउटसाइड क्या है? मोर पॉजिटिव, एंड अंदर के साइड लेस पॉजिटिव है। तो इस लेस पॉजिटिव को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? निगेटिव, एंड मोर पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव है ही। तो बाहर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि जो बाहर के जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और अंदर निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरिंग आयंस ओवरऑल बेसिस पे कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो अंदर ऑल्दो पोटेशियम ज़्यादा है, पर ओवरऑल देखेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है बहुत कम है। इसकी वजह से अंदर के साइड निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बाहर के साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। एंड ये जो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ये जो निगेटिव पॉजिटिव है ये क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ आयंस ये बहुत वैरी कर रहा है। अंदर जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट मॉलिक्यूल का वो वैरी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। इसी वजह से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी डेवलप होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन मेजर बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही माइनर बेसिस पे प्रेजेंट होता है। 40 to 70% लिपिड्स होते हैं, 50 to 60% प्रोटीन्स होते हैं, एंड 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड्स के 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉस्फोलिपिड, जिसमें लिपिड फॉस्फेट के साथ एसोसिएटेड होगा, ग्लाइकोलिपिड जिसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा, एंड स्टेरॉल। स्टेरॉल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एनिमल में कोलेस्ट्रॉल, फंगस में एर्गेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। प्रोटीन्स भी दो तरह के हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन अगर पेरिफेरल है तो पेरिफेरल मीन्स बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल, ये बाहर की साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये अंदर की साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पेरिफेरल मीन्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे प्रेजेंट है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर ये इंटीग्रल प्रोटीन है दैट इज़ ये मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है, इंटरनली प्रेजेंट है, ये हो सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट अलॉन्ग विद लिपिड और प्रोटीन। अगर लिपिड के साथ पाया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, एंड अगर ये प्रोटीन के साथ पाए जाएंगे तो इन्हें बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ here we can see the structure of phospholipid. There are two types of phospholipids.
glycerophospholipid and sphingophospholipid. If the phospholipid is derived from glycerol, then it is called as glycerophospholipid, and if it is derived from sphingosine, then it is called as sphingophospholipid. But majorly and most commonly glycerophospholipids are found. तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं that it is derived from glycerol, therefore it is called as phosphoglyceride और glycerophospholipid. यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है इट इज़ एम्फीपैथिक इन नेचर, मतलब इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज़ शो होंगी. देखिए ये जो हेड पोर्शन है दिस इज़ ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर, दैट इज़ पोलर नेचर. ये वाटर से अट्रैक्ट होंगे, दिस विल बी वाटर लविंग. एंड ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दिस विल बी ऑफ नॉन पोलर नेचर, ये वाटर को रिपेल करेंगे. ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, एंड इसमें से एक सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होगी एंड दूसरी वाली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होगी. सैचुरेटेड मीन्स इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट होंगे एंड अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे वी कैन ऑल सी प्रेजेंट है. इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो फैटी एसिड टेल है अनसैचुरेटेड वाली ये हल्की से स्लाइटली बेंड है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ये जो पोलर हेड है इसमें भी ऑल कैन सी दिस इज़ द ग्लिसरॉल पार्ट, दिस इज़ द फॉस्फेट एंड दिस इज़ आर ग्रुप. देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आर ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ आर ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट 4 different classes of phospholipids are also found. If the R group will be choline, then this phospholipid will be called as phosphatidyl choline. If this R group will be ethanolamine, then this phospholipid will be called as phosphatidyl ethanolamine. If this R group will be serine, then this phospholipid will be called as phosphatidyl serine. And if this R group will be inositol, then this phospholipid will be called as phosphatidyl inositol. तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोलिपिड. नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स को प्रपोज किया था. सबसे पहले 1900 में ओवर्टन ने बोला था दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड्स. एक सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये ओवर्टन ने बोला. बट गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने 1925 में ये बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड बट ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड की 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ है. देन डेवसन एंड डैनियली ने प्रपोज किया था ट्राइलैमिनार या सैंडविच मॉडल इन द ईयर 1935. इन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड की बाइलेयर है दैट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर ऑफ प्रोटीन्स. देन रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया एंड डायमेंशंस दी कि जो प्रोटीन है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का है एंड जो लिपिड की बाइलेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की है. एंड ये जो पूरी यूनिट मेम्ब्रेन है वो टोटल 75 एंगस्ट्रॉम थिक है. देन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया एंड दिस मॉडल इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम इन मॉडल्स को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वी कैन सी these are the lipid molecules with their polar head and non-polar tails. ये एक सिंगल लेयर अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोलेयर, एंड ये एक मोनोलेयर है एंड ये दूसरी मोनोलेयर है, एंड दोनों मोनोलेयर मिल करके क्या बना रही हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन कर रही है. ओवर्टन ने क्या बोला था, ओवर्टन ने बोला था दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड्स. बट गॉर्टर एंड ग्रेंडल आए, उन्होंने बोला इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ
single layer of lipid but it is made up of a phospholipid bilayer. ये कॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल है. देन डेवसन एंड डेनियली आए थे 1935 में, एंड उन्होंने ये बताया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, देखिए एक लिपिड ये लेयर है, एक दूसरी लिपिड ये है. ये जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर ऑफ प्रोटीन्स. देखिए ऊपर भी प्रोटीन है एंड नीचे की साइड भी प्रोटीन है, एंड इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में ये बाई लेयर सैंडविच की तरह अरेंज्ड है. ये डेवसन एंड डैनियली का मॉडल था, सैंडविच मॉडल. इसे ही ट्राइलैमिनार मॉडल भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर्स है. देखिए फर्स्ट लेयर इज ऑफ प्रोटीन, सेकेंड लेयर इज ऑफ लिपिड एंड देन थर्ड लेयर इज अगेन ऑफ प्रोटीन. देन फोर्थ मॉडल वॉज ऑफ ट्राइलैमिनार मॉडल. यहाँ पे रॉबर्टसन आए 1959 में एंड ही gave the dimensions of this model. उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन लेयर है this is of 20 angstrom, this lipid layer is of 35 angstrom and this protein layer is again of 20 angstrom, and overall this is a unit membrane which is of 75 angstrom thickness. Then यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एंड द डेवसन एंड डैनियल मॉडल. डेवसन डैनियली ने ये बोला था कि जो लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर ऑफ प्रोटीन्स. मतलब ये प्रोटीन अलग लेयर फॉर्म कर रहा है एंड लिपिड की लेयर अलग है. बट सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. इसमें ये देखिए कि ये जो प्रोटीन्स है दीज आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऐसा नहीं है कि इसकी अलग से डिस्टिंक्ट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ मोज़ैक. जैसे हम लोग ने सी में आइसबर्ग्स को तैरते हुए देखा होगा, जिस तरह से आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं इन द सी, उसी तरह से ये जो मोज़ैक के फॉर्म में ये जो हमारे प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट कुड बी ऑफ 2 टाइप. या तो ये लेटरल मूवमेंट हो सकता है या फिर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है. तो ये मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट डिस्क्रीट, इट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, इट इज़ fluid in nature, it is dynamic in nature, and this is the most accepted model of the plasma membrane. देखिए यहाँ पे ये जो किनारे वाला ये प्रोटीन है दिस इज़ द पेरीफेरल प्रोटीन एंड दिस इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर एम्बेडेड है. ठीक है, एंड ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये मूवमेंट शो करते हैं. देखिए ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है अगर ये इसी लेयर में मूव करेगा, मान लीजिए ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये लैटरल मूवमेंट है. बट अगर 2 लीफलेट के बीच में मूवमेंट होगा, अगर ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है. इसमें फ्लिपेज फ्लॉपेज एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होती हैं इन द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ द लिपिड्स. So here we can see that according to the fluid mosaic model, the plasma membrane is of quasi-fluid in nature. Now seeing the structure of plasma membrane, these are the peripheral proteins which are found at the periphery of the plasma membrane. These are the integral protein which are embedded inside the plasma membrane. Then here we can see the glycoproteins are there, that is the carbohydrate which are attached to the protein. ये देखिए ये प्रोटीन है and these are the carbohydrate. and यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड भी देख सकते हैं, जो लिपिड है, लिपिड मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं. बीच बीच में यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. दीज आर द कोलेस्ट्रॉल्स. इनका रोल भी होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में. एंड हेयर वी कैन सी द डिफरेंट साइटोस्केलेटल
filaments are also present. अब हम देखेंगे कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके इंट्रैक्शन में, इसके ऑर्गेनाइजेशन में, इसके स्टेबलाइजेशन में कौन सा फोर्स है जो रोल प्ले कर रहा है. सो द आंसर इज़ द हाइड्रोफोबिक फोर्स. ये जो हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में स्टेबलाइज रहता है. देखिए, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, पोलर हेड है एंड हियर इट इज़ नॉन पोलर टेल. यहाँ पे भी पोलर हेड है एंड ये नॉन पोलर टेल है. तो ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, कैसा इंट्रैक्शन है? इट इज़ द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिकॉज दीज आर द नॉन पोलर टेल्स. ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. हाइड्रोजन बॉन्ड भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, बट मेजरली हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ही रोल प्ले करता है. बट जब मोनोलेयर की अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू विल टॉक अबाउट दिस मोनोलेयर, इस मोनोलेयर के फॉर्मेशन में हमारा वैंडर वाल फोर्स प्ले करता है रोल, because here we can see the interaction between the two lipid molecules. ये जो lipid head है, the head of lipid molecules will show the interaction by the van der Waals forces. इसीलिए मोनोलेयर के फॉर्मेशन में जो मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन है, एंड जो बाइलेयर का फॉर्मेशन है उसमें हाइड्रोफोबिक फोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि देर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स विच आर सीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड द लेटरल डिफ्यूज़न. एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहला फंक्शन तो यही है कि ये एक फिजिकल बैरियर की तरह रोल प्ले करता है जो सेल के अंदर के पार्ट को बाहर से सेपरेट करके रखता है. सेकेंड इज सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही खुद के थ्रू पास होने देता है. देन दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules or ions from the outside of the cell to the inside or from the inside of the cell to the outside of the cell. Then इसमें हमने ये भी देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमेशा आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन. ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड जो कैम्स होते हैं, कैम सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एडिशन. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल के जंक्शंस होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ cells. Then also the protection is one of the major function of the plasma membrane. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. If you have any doubt you can ask it in the comment section, and thank you so much for watching this lecture.